हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। हमने देखा लास्ट वीडियोस में कि कैसे इश्यूज फ्रेम होते हैं और फर्स्ट हियरिंग पे ही कैसे केस का डिस्पोजल हो सकता है। अगर केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो उस केस में ट्रायल आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जहां पे ट्रायल आगे बढ़ेगा। सबसे पहले क्या होगा कि हम विटनेसेस को सम्मन करेंगे कि वो आए और अपने एविडेंसेस को दे कोर्ट में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ऑर्डर 5 में सम्मनिंग का पूरा प्रोसीजर बताया था, जिसमें हमने इश्यूज कैसे सम्मन इशू होगा, कैसे सर्व किया जाएगा, उसका क्या मोड होगा, इंडोर्समेंट कैसे होगा, रिसिप्ट कैसे होगी, वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको वहां समझाया था। तो इसलिए मैं इस पोर्शन को वापस नहीं बताऊंगी। आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट दैट वीडियो वंस so that you can understand this procedure. I will share the link in the description box. Moving ahead, हम विटनेसेस के लिए जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लिस्ट देते हैं अपनी प्लीडिंग्स में, वैसे ही विटनेसेस के लिए भी हमें लिस्ट देनी होती है विटनेसेस की, जो हमें 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कोर्ट में सबमिट करनी होती है। दोनों ही पार्टीज को सबमिट करनी होती है, या फिर अगर कोर्ट कोई और डेट प्रिस्क्राइब करती है तो आप विद इन दैट पीरियड उसको कोर्ट में सबमिट करेंगे। उसमें आप अपने सारे नेम्स बताएंगे विटनेसेस के, या फिर आप उनको क्यों बुलाना चाहते हैं, टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट या फिर टू बी एग्जामिन्ड, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। अगर आप किसी को सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए इशू करवाते हैं सम्मन, तो उस केस में उन्हें पर्सनली कोर्ट में आके उनको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं, चाहे किसी और के थ्रू या फिर खुद से। तो ये इसको हम कोरियर सर्विस कहते हैं बेसिकली, जिसमें उन्हें खुद से आने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप उनको एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे तो उन्हें खुद स्वयं आने की जरूरत होगी और अपना पक्ष आगे रखना पड़ेगा कोर्ट में। उस लिस्ट में आप अब ये विटनेसेस कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट जो दी गई है, या फिर अगर कोर्ट में कोई प्रेजेंट है और लगता है जज को, और अगर आपका पार्टी बोलती है जज को, तो उस टाइम पे एज द वन हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू बी एग्जामिन्ड देयर एंड इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्सपर्ट एविडेंसेस भी कॉल कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि किसी और की जरूरत है तो वो उस स्ट्रेंजर को भी बुला सकती है सूट में टू गिव हिज एविडेंस। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस हु कैन बी कॉल्ड फॉरवर्ड इन द कोर्ट। जो पार्टी विटनेसेस को बुलाएगी वो डाइट मनी या सब्सिस्टेंस अलाउंस कोर्ट में सबमिट करती है। आपको ये विद इन 7 days फ्रॉम योर डेट ऑफ गिविंग ऑफ द एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करना होगा। This is basically an allowances to the person who is being called forward to give his examination. इसमें आप उसकी ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को देखेंगे। उसको अगर वहां पे रुकने की जरूरत है, अगर उसको 2 दिन या 3 दिन का उसका एविडेंस होना है कॉन्स्टेंटली, तो आप उसके रुकने के एक्सपेंसेस को भी बेयर करेंगे और एक रीजनेबल सम ऑफ मनी उसको दिया जाएगा, एंड दैट विल बी बोर्न बाय द पार्टी हु कॉल्स दैट एविडेंस। इसके अलावा आप किसको सम्मन कर सकते हैं, किसको बुला सकते हैं? वो भी मैंने आपको ऑर्डर 5 में डिटेल में बताया था कि अगर वो विद इन दैट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है, उसे आप बुला सकते हैं। अगर वो दूर रहता है तो उस केस में अगर 5/6 डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है बाय ट्रेन या अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप उन्हें भी बुला सकते हैं। और अगर एयरप्लेन का तरीका है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उस केस में पार्टीज उनको वो फेयर देती हैं अगर, तो आप उन्हें भी बुला सकते हैं। So these are the people who can be called up. Now, आपने इनको बुला लिया, बट अगर वो आते
आते ही नहीं है, तो उस केस में क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती है टू आस्क देम टू कम। तो आपको वो यहाँ लिस्ट की गई है। आप उनके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकते हो और उनको बोल सकते हो आने के लिए। वारंट में उनका सूट नंबर, केस ऑफ द केस नंबर, किस कोर्ट में वो केस फाइल्ड है, वो कौन सी डेट ऑफ हियरिंग है, वो सारी चीजें जो हमने समन्स में देखी थी वो सारी वहां पे भी लिस्टेड होंगी। उसके अलावा आप उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच कर सकते हैं टू कंपेल दैट पर्सन टू कम। यू कैन इम्पोज अ फाइन अप टू 500 rupees. You can also ask him to furnish securities so that he comes, और अगर उसमें भी वो डिफॉल्ट करता है तो आप उसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकते हैं। So these are the penalties which can be imposed on the person who do not come to the court even after the summons are being issued to him. Apart from this, there is one more order which is 16A, जो बोलता है कि अगर आपको किसी को जो प्रिजन में है या कस्टडी में है उसको बुलाना है एज अ विटनेस, तो उसका क्या तरीका होगा। उस केस में आप उसके ऑफिसर इन चार्ज को इशू करवाते हैं समन्स, और वो ऑफिसर इन चार्ज अगर उसको लगता है दैट आफ्टर ही इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड दे से दैट ही इज अनफिट टू ट्रेवल, या फिर अगर उसका जो पीरियड है ऑफ डिटेंशन टू बी इन द कस्टडी वो एक्सपायर होने वाला है बिफोर दिस डेट ऑफ अपियर, या फिर ही इज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर और उसको ले जाना इज नॉट परमिसेबल, और एनी अदर ग्राउंड विच इज लिस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा कुछ है तो ये ऑफिसर इन चार्ज डिनाई कर सकता है रीजन साइट करके वापस कोर्ट को, अदरवाइज उसको लेके आना पड़ेगा एंड ही विल बी केप्ट इन कस्टडी जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, केप्ट इन कस्टडी नियर द कोर्ट प्रीमाइसेस इटसेल्फ। और इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है तो वो कमीशन भी इशू कर सकता है फॉर हिज एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब जब विटनेसेस कॉल अपॉन हो जाते हैं तो आपकी जो ट्रायल है वो ऑन डे टू डे बेसिस चलना होता है, एंड दिस इज द जनरल रूल। बट फिर भी अगर कोई पार्टी है जो नहीं आ पाती डेट पे, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं जिसमें आपकी प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं, तो उस केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो मैटर को एडजर्न कर सकता है। एडजर्न मतलब उनको नेक्स्ट डेट दे सकता है ऑफ द हियरिंग फॉर द केस टू कंटिन्यू, और उस दिन उनको जाने की अनुमति मिल सकती है विदाउट एनी फर्दर हियरिंग ऑन दैट मैटर। अब मैक्सिमम ये एडजर्नमेंट 3 टाइम हो सकती है। सो क्या इसका ये मतलब है कि अगर कोई चौथी बार एडजर्नमेंट मांगता है तो उसको नहीं मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, और आपके जो प्रोसीजरल लॉ है वो टेलर मेड है सो दैट देयर इज नो अनजस्टिस और प्रिजुडाइस इज कॉज्ड टू द पार्टीज। तो अगर पार्टीज कोर्ट को ये बता सकती है, उनको समझा सकती है कि वो क्यों नहीं आई, एंड इफ दैट ग्राउंड सीम्स टू बी रीजनेबल, इन दैट केस द कोर्ट कैन ग्रांट देम एडजर्नमेंट्स even after it exceeds the upper limit of total number of 3 adjournments. Now there are certain grounds जिस पे उन adjournment को refuse किया जा सकता है। जैसे अगर पार्टीज ये कहती हैं कि उनके प्लीडर दूसरी कोर्ट में बिजी हैं, तो दैट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर एडजर्न। कोर्ट के पास फर्दर ये पावर है कि वो कॉस्ट इम्पोज कर सकती है ऑन द पार्टी जिसकी वजह से एडजर्नमेंट हो रहा है। हमारे केस में 2 पार्टीज होती हैं, तो अगर एक पार्टी की वजह से डिले होता है तो दूसरी पार्टी के पास राइट है कि उसको उसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए वो उसके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है। बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट एज अ पेनल्टी, दिस इज जस्ट अ कॉस्ट विच कैन बी इम्पोज्ड, which will be obviously taken into consideration the facts and circumstances of the situation at that point of time. Moving ahead, अगर एडजर्नमेंट उन्होंने अलाउ कर दिया और उसके बाद भी वो नहीं आते, तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट के पास पावर होगा कि वो
केस को डिसमिस कर सकता है फर्स्ट, और सेकंड पावर ये है कि अगर वो आए हैं बट जिस रीजन से एडजर्नमेंट हुआ था, जैसे अगर विटनेसेस को सम्मन करना था या एविडेंसेस कॉल अपॉन करने थे या डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना था, उन्होंने उस पर कंप्लायंस ही नहीं किया और वो ऐसे ही आ जाते हैं, तो उस केस में कोर्ट अगर चाहे तो वो ऐसा मान सकती है कि ये हो गया, अब इसके आगे बढ़ो। दैट मीन्स उनका वो जो पर्टिकुलर डिफेंस था या वो जो पर्टिकुलर क्लेम था जिसके लिए उन्होंने एडजर्नमेंट मांगा था, अगर वो उस पर कंप्लाई नहीं करेंगे तो कोर्ट उनको फर्दर उसके लिए टाइम ग्रांट करे, वो जरूरी नहीं है। कोर्ट उसकी उस कंप्लायंस की, नॉन कंप्लायंस की वजह से उस पर्टिकुलर डिफेंस को, उस पर्टिकुलर क्लेम को स्ट्रक डाउन करके उस केस में आगे बढ़ेगा ताकि फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सके और अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो पार्टीज का भी और कोर्ट का भी। अदरवाइज क्या होगा कि पार्टीज इसका मिसयूज करके हर डेट्स पे एडजर्नमेंट्स लेने की कोशिश करेगी। सो द मेजर एम ऑफ दिस इज to restrict the parties to take unnecessary adjournments first, and also to force them to be vigilant for their rights and to appear on every date fixed for their case so that the case can be disposed of in a speedy manner. Now coming to order 18, which talks about hearing of suit and examination of witnesses. Well, let's start with hearing first. हेयरिंग जो कोर्ट में सुनवाई होती है वो आपके दो तरीकों से हो सकती है, ईदर इन एन ओपन कोर्ट और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। ओपन कोर्ट बेसिकली जो आप नॉर्मल देखते हैं, जैसे हम जो टीवीज पे देखते हैं या फिर जब आप कोर्ट में जाते हैं आप देखते हैं एक जज होता है, उसके साथ स्टेनो वगैरह बैठे होते हैं, आपके पार्टीज होती हैं और सामने ऑडियंसेस भी बैठ सकती है। तो वो होता है ओपन कोर्ट जिसमें कोई भी आके बैठ सकता है, सुन सकता है। द मेजर रीजन फॉर दिस ओपन कोर्ट प्रोविजन इज कि इट बिल्ड्स द ट्रस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट, सेकंड बिकॉज इट देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सबके सामने होता है। इसलिए जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लोगों का विश्वास बना रहता है। सो दैट इज द मेजर रीजन फॉर दिस ओपन कोर्ट प्रोविजन। The second one is in camera proceedings. Well, it is a latent term जिसका मतलब है in private. कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसको आप सबके सामने नहीं सुन सकते या फिर पार्टीज कंफर्टेबल नहीं होती सबके सामने उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। जैसे आपके रेप के मैटर्स हैं, उसमें जब एविडेंसेस वगैरह होंगे तो उस टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उस विटनेस को 100-200 लोगों के सामने क्वेश्चन करें और उससे पूछे उसके साथ क्या हुआ। सिमिलरली जो आपके फैमिली मैटर्स भी होते हैं, अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से तो कोर्ट उनको इन प्राइवेट सुन सकता है। दैट मीन्स या तो चेंबर में या फिर कोर्ट में ही सुन सकता है जहां पे सिर्फ पार्टी और उनके काउंसिल्स होंगे और बाकी सारे लोगों को, कोर्ट स्टाफ होगा, बाकी सारे लोगों को वो बाहर भेज देंगे। मतलब कोई भी एक्सटर्नल नहीं हो सकता, ना ही कोई मीडिया पर्सन हो सकता है, ना ही कोई ऑडियंसेस हो सकती है। ओनली द पार्टीज एंड द जजेस विल बी देयर। और अगर एविडेंस वगैरह है तो स्टेनो, मतलब कोर्ट ऑफिसर्स को हम देख सकते हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स अलाउड नहीं होंगे। सो द मेजर रीजन फॉर दिस इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इज to build the trust of those people, to help them to open up and to tell freely without any hesitation. So ये हुआ हमारा hearing of the suit. Now coming to examination of witnesses. आपके examination दो चीज में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले right to begin and reply and second is recording of evidences. मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जब आपके इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं उसके 15 दिन के अंदर आपको अपने विटनेसेस की लिस्ट देनी होती है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। वेल जनरली अगर आपने इंटर्नशिप्स की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैटर पीई या डीई पे लगा होता है। दैट मीन्स प्लेंटिव एविडेंस या फिर डिफेंडेंट एविडेंस, क्योंकि दो पार्टीज हैं, या तो प्लेंटिव या डिफेंडेंट, तो उन दोनों में से किसके एविडेंसेस पे केस लगा। Section 101 to 114A of your Evidence Act, it lays down the
प्रोविजंस व्हिच आर टू बी फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। यहाँ पे भी जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब आप ऑन एफिडेविट जो पार्टी है वो अपने एविडेंसेस को देती है कोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसमें जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनके एविडेंसेस को, जो एविडेंस पे आए, एफिडेविट पे आए हैं, उनको एग्जामिन करती है टू असर्टेन द ट्रूथ फ्रॉम देम। एंड फाइनली अगर कोर्ट चाहे तो वो किसी भी विटनेस को री एग्जामिन कर सकती है एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल। So this is the final stage of re-examination, which is at a discretion of the court, whereas these two are the mandatory provisions. So ये है आपका एग्जामिनेशन एक्चुअली कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या स्टेजेस होती हैं। अब जब आपके इश्यूज फ्रेम होते हैं तो हर इश्यू के आगे लिखा होता है वेदर ओपीपी और ओपीडी, ओपीपी और ओपीडी, दैट मीन्स onus of proof is on the plaintiff या फिर onus of proof is on the defendant। well, इसका ये मतलब है, जैसे इश्यूज के टाइम मैंने आपको बताया कि हर इश्यू पे जजमेंट आता है। अब उस इश्यू को प्रूफ किसको करना है, on whom does that onus to prove that issue lies, that is what this OPP और OPD is। उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि ये ओनस किसके ऊपर है, और अगर इसको ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो उस केस में ये उनके अगेंस्ट चला जाएगा। सो जनरल रूल ये होता है कि जो प्लेंटिव है वो शुरू करता है अपने एविडेंसेस, क्योंकि उसको अपने क्लेम्स को प्रूव करना होता है। उसके अलावा अगर डिफेंडेंट किसी चीज को एक्सेप्ट करता है या फिर उसके ऊपर ओनस आ जाता है तो उस केस में हम डिफेंडेंट को वो राइट देते हैं। दिस इज हाउ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बिगिन। सो once we have done the examination in chief, which is in an affidavit, and we come to this stage of cross examination, तो उस टाइम पे कैसे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। ये एविडेंसेस either in the presence of the court या फिर बाय कमिश्नर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि आप का जो स्टेनो होता है, टाइपराइटर होता है, वो जो भी बात होती है, जो भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और जो भी आंसर दिया जाता है उसको ऑन द स्पॉट ही टाइप करता है जज के सामने। और उसके बाद जब वो पूरा एविडेंस हो जाता है तो हम उसको टू द विटनेस इफ रिक्वायर्ड हम उसको बोल के भी सुना सकते हैं कि हम दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। फिर उस पे साइन किया जाता है ऑफ द जज एंड ऑफ द विटनेस जिसका एविडेंस हुआ है। इसके अलावा अगर कमिश्नर है तो उस केस में कमिश्नर उसको साइन करके उसके स्टेटमेंट्स को कोर्ट में भिजवाएगा। विद इन इस कमिश्नर को अपने 60 डेज के अंदर रिपोर्ट फाइल करनी होती है कोर्ट में। एंड वंस दिस प्रोसीजर इज डन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दैट मीन्स इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द केस फाइल। एंड अगर अपीलेबल केसेस हैं तो उसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा जब आपका एविडेंस होगा इट विल बी ईदर इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट या फिर इन इंग्लिश। और अगर जो जिसको एग्जामिन करना है, जो विटनेस है, उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो जिस लैंग्वेज में वो कन्वीनियंट है हम उसमें लेके बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसको फर्दर उसको सुनाते हैं। अगर उसको उसमें कुछ भी चेंजेस करवाने हो तो वो ऑन द स्पॉट वो करवा सकता है। उसके अलावा कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो किसी को भी री एग्जामिन कर सकती है अगर वो चाहे एट एनी प्रोसीजर। फर्दर वो इंस्पेक्शन भी कर सकती है और उसमें जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम वो उसको अपनी केस फाइल में लगाएंगी एंड इट विल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सो दिस इज हाउ एग्जामिनेशन इज डन। इसके अलावा अगर पार्टीज चाहे तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को ईदर इन ओरल और इन राइटिंग कोर्ट में दे सकती है। अगर वो इन राइटिंग देती हैं तो उनको एक कॉपी जो है वो ऑपोजिट पार्टी को भी देनी होती है। वेल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, आप अपने फाइनल जो
डिस्पोजल के लिए चीजें बोलना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उसको लिस्ट डाउन कर लेते हो। उनके सपोर्ट में जो भी जजमेंट्स वगैरह आप साइन करना चाहते हो उन्हें भी आप उसके साथ अटैच करते हो, और एक कॉपी जाती है जज के पास और एक कॉपी जाती है ऑपोजिट पार्टी के पास, सो दैट वो भी उनको देख के अगर उनको कुछ उसमें रिबटल्स वगैरह देने हैं, किसी पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो वो भी अपना केस उसके अकॉर्डिंगली रेडी कर सकते हैं। अगर आप रिटन आर्ग्यूमेंट्स नहीं लाते तो उस ग्राउंड पे आप एडजर्नमेंट सीक नहीं कर सकते unless and until the court feel that it is required and it need to be done in the interest of justice. So this is all about your examination of witnesses and arguments. That means we have covered the trial procedure up till here. So this is all about your trial, and I'll see you soon in the next video. Bye bye.